डिजर्ट, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। एरिड जो भी होती है शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में गुटकाएं होती हैं। ये शुरू कर दिया नहीं, चलने दो। तो इसमें क्या होता है, मरुस्थलीय भागों में कई चीजें पाई जाती हैं और इनके साथ साथ इसमें कुछ सेलाइन पार्ट्स होते हैं, कांड मिट्टियों के अलग अलग होते हैं। ये हल्की एरिड एरिया में पाई जाती है और मुख्य एरिड एरिया में भी पाई जाती है। राजस्थान इसका मेन पार्ट एरिया है, राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है और कुछ छिटके भागों में भी देखने को मिलती है। इसकी कुछ चीजें देखेंगे। ये वाला पूरा पार्ट एरिड का है। कुछ चीजें नोट भी करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, किस चीजों से ये मिट्टी बनी हुई है, इसमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है और इसकी स्लोपिंग क्या होती है और ये मिट्टी किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। देखेंगे ये मिट्टी भारत के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल में पाई जाती है। थार मरुस्थल में पाई जाती है। यही है हाँ, राजस्थान मरुस्थल में ये पाई जाती है। कुछ चीजें नोट कर लेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट सॉइल, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी लिखेंगे अगर हिंदी में पढ़ेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में लगभग 1,42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.3% है। इस प्रकार 4.3% इस प्रकार की मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक, इस प्रकार की मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस तो समझते ही हैं कि जिस वनस्पतियों का सड़ा गला भाग जीवाश्म कम पाया जाता है इसमें, इसीलिए अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ये मिट्टियां राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। वो मैप पे नहीं शो हो रही हैं, हल्की रेह थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। मुख्य यही है, हरियाणा में पाई जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटके हुए भागों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य भाग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही है तीनों। वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है।
नमी और ह्यूमस में जो संबंध होता है नम जो ह्यूमस मिल जाता है तो नमी को थोड़ा क्रिएट कर देता है। नमी में और वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। मिट्टी का फिर वर्षा का क्या संबंध है? मिट्टी और वर्षा का संबंध ज्यादा, जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहां पर मिट्टी जलोढ़ या क्ले पाई जाएगी। हाँ, लोम जिसे कहेंगे वो पाई जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो दोमट की पाई जाती है। सब फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, वो भी दोमट ही है। लेकिन पढ़ना सभी को है कि कौन सी मिट्टी कहाँ है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे लिए नहीं है, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ना है आपको। तो पहले हम 5 पढ़ाई थी, 6वां या शुरू किया है कि ये जो है डिजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है और कितने परसेंट पे है। परसेंटेज और एरिया पूछा जा सकता है किसी भी सॉइल का, ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे उन्नत है वही पूछा जा सके, इसलिए क्लियर रहना है मिट्टी का। अगर क्या नाम ये मानसून में अगर ज्यादातर अगर वर्षा का स्तर बढ़ जाए हाँ, तो ये मिट्टी उपजाऊ हो सकती है। हाँ, इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये तो सॉल्यूशन होगा, समस्या का समाधान है ये। जैसे ड्रॉपिंग की जाए और उससे जो है फसलों को उगाया जा सकेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी की तो कमी हो जाती है, इससे ह्यूमस कम हो जाता है, ह्यूमस कम होता है फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम होती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये है। यहाँ तक कि जब वेजिटेशन भी बताएंगे तो भी ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से वर्षा कम होती चली जाएगी वृक्षों की संख्या भी उसी तरीके से कम होती जाएगी। हर चीज का टेम्परेचर और रेनफॉल का विशेष योगदान होता है ओरिजिन ऑफ द प्लांट्स के ओरिजिन में। लेकिन हम सॉइल पर रहे इसलिए यहीं पर सॉइल को आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें बालू का स्तूप बन जाते हैं। क्या मतलब, बालू आई और ढेर लग गया तो बालू का स्तूप बनता है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नमक, खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और नमक की को सभी समझते ही हैं कि नमक शीघ्र ही घुल जाता है, पानी पड़ते ही नमक घुल जाता है। ये भी चीज नोट रखेंगे, शीघ्र ही घुल जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां पर गन्ना, कपास, बाजरा, ज्वार तथा सब्जियों की खेती, जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध है वहाँ गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा तथा सब्जियां पैदा की जाती हैं। सर ज्वार और बाजरे में क्या अंतर है? ज्वार खड़ा होता है और उसमें एक इस तरीके का आता है, उसमें उसका ग्रेन जो होता है, मतलब उसका अनाज जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और बाजरे का होता है हल्का स्लेटी से लेकर काला तक का होता है, लगभग भूरा भूरा होता है। ब्राह्मण हाँ हाँ वही सही कह रहे हैं। हाँ हाँ वही ज्वार होता है। वो लैंग्वेज ऐसे लाल और व्हाइट भी होता है। हाँ तो हल्का लाल होगा और चारों तरफ सफेद होंगे। हाँ आगे की तरफ देखेंगे। अब देखेंगे कि ए वाला एरिया पूरा यहाँ पर है। यहाँ पर हमने आपको रिवर्स जब पढ़ाई थी तो हरिके बैराज पढ़ाया था। हरिके जगह पर ये नदियाँ मिलती हैं, यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, उससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की काफी अधिक सुविधा है। सबसे अधिक सुविधा राजस्थान में हो गई। इससे अब कुछ इस मिट्टी में सुधार किया गया और ये जिन जिन क्षेत्रों में वो निकल गई वहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये सब लिख सकोगे कि क्या क्या कैसे होगा। व्यवस्था से अधिक फसलें
इन मिट्टियों की जो मुख्य विशेषता है वो नोट कर लेंगे। इन मिट्टियों में लवण, फास्फोरस, की मात्रा अधिक होती है तथा जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जीवाश्म और नाइट्रोजन जो होते हैं बिल्कुल नहीं, कमी पाई जाती है, कम मात्रा में होते हैं। जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यही चीजें अंडरलाइन करेंगे, इससे ही क्वेश्चन बन सकता है। क्या अधिक है क्या कम है। ये मिट्टी बजरी युक्त होती है, मतलब थोड़े थोड़े कण होते हैं, बजरी गुटिका युक्त होती है बजरी। अब देखेंगे अगला नंबर आएगा सेलाइन एंड अल्केलाइन। सेलाइन एंड अल्केलाइन, लवणीय और क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी लवणीय और क्षारीय। सबसे पहले ये जान लेंगे लवण और क्षार में क्या डिफरेंस होता है, फिर मिट्टी को पढ़ेंगे तो सही समझ में आएगा। लवण जो होता है उसका पीएच वैल्यू, पीएच समझते हैं, साइंस के सभी समझते हैं क्या फुल फॉर्म होती है पीएच की? पोटेंशियल या पोटेंशियल हाइजीन, जिसका 7 से 8.5 तक होगा वो लवणीय होगा, मतलब सेलाइन होगा। और 7 से कम होगा तो वो नहीं अम्लीय होगा, एसिड होगा। और 8.5 से एबव होगा, अधिक होगा, वो एल्कलाइन होगा। 7 से लेकर 8.5 तक सेलाइन, उसके बाद 8.5 से एबव जितना है एल्कलाइन है, और 7 से कम है वो एसिडिक है, अम्ल है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है, हम लवणीय जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 8.5 तक है उसे भी पढ़ेंगे, और 8.5 से एबव है उसे भी पढ़ेंगे, और वो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है और इसका निर्माण कैसे होता है, ये चीज जानेंगे। बस इसकी मेन 3 चीजें हैं, इस पर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग नोट करा देंगे क्या क्या चीज इस पर डिपेंड करती है। ये ऐसे मैप आप भी नोट करते होंगे, देखा करें, अधिक से अधिक मैप को ध्यान दें। ये शुष्क और अर्ध शुष्क, ये वाले भागों में शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क तथा अर्ध शुष्क, ये ध्यान देंगे। ऐसा जहाँ ये येलो कलर दिख रहे हैं यहाँ ये पाई जाती है। ये बता देंगे, सब नोट कराएंगे कहाँ पे है। ये देखिए, सबसे ये उत्तराखंड का भाग है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, कुछ भाग में अल्मोड़ा में। केरल का अलेप्पी डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी ये पाई जाती है। आंध्र तट पर भी देखने को मिलती है। ये केरल का कौन सा भाग? अलेप्पी जिला है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर भी दिखेगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर भी दिखेगी। जितने भी वेटलैंड हैं उनके कुछ कुछ भागों पर ये दिखाई देगी। समुद्री पूरा किनारा नहीं, वो तो पीठ में आएगा, पूरा किनारा तो पीठ में आएगा। शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जो भी है यहाँ पर दिख नहीं रहा। यहाँ पर जो गंगा है, गंगा बह रही है, गंगा के बाएं किनारे पर है। मैप पर पूरा शो नहीं किया जा सकता है, कुछ चीजें हम अलग से इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ पर गंगा बह रही है, उसके दाहिने किनारे पर नहीं, बाएं किनारे पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब इस चीजें नोट भी करेंगे, एक बार देखेंगे मैप को, फिर उसे नोट करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब येलो दिख रहा है, जहां जहां ये येलो दिख रहा है, ये सब पीट सॉइल है। पीट
पीट एंड मर्सी सॉइल। पीट एंड मर्सी सॉइल मतलब पीट और दलदली, मर्सी मतलब दलदली, स्पंजी सॉइल होती है, ये पाई जाती है दलदली भागों में। जितने भी वेटलैंड है, रामसर स्थल हैं, उनमें सब में ये मिट्टी पाई जाती है, वो अभी बताएंगे। इससे पहले सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल में लिखेंगे। शुष्क और अशुष्क भागों में दलदली व अधिक सिंचित क्षेत्रों में अर्ध शुष्क भागों तथा दलदली व अधिक सिंचित क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन्हें कई नामों से पुकारते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है कि ये किस मिट्टी का नाम है, ऑप्शन दिए होंगे। जैसे थूर, 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 THUR, थूर। ऊसर, कल्लर, ऊसर, कल्लर, कलर। हाँ, संकड़, नाम कैसे बता दी? ऊसर, कल्लर, संकड़, संकड़, संकट नहीं, मतलब थोड़े थोड़े गुटिकास में होते हैं इसमें, इसलिए संकड़ भी नाम है। ये जो मिट्टी होती है तो उपजाऊ नहीं होती है। कौन से? ये लकड़ियाँ सारे कम उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए ऊसर सैलिनिटी ज्यादा होती है तो कैसे क्या हो नहीं पाता है। हाँ। फिर इसमें देखेंगे रहे और रेह, मतलब लिखना रेह, रेह और चौपन। चौपन कई बार आया था क्वेश्चनों में। चौपन किस प्रकार की मिट्टी है? चौपन, चौपन ये मिट्टियों के नाम रहे। अब अधिक शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण, जो सूखे भाग होते हैं उनमें अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले भागों में जल प्रवाह दोषपूर्ण, जल प्रवाह दोषपूर्ण, जल प्रवाह मतलब नदियों का बहाव या पानी को दोषपूर्ण होने तथा जल रेखा ऊंची होने पर जल रेखा ऊंची होने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। जल रेखा जब मतलब बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो भी इन मिट्टियों का निर्माण हो जाता है। पड़ी रहती है तो वो बंजर हो जाती है। बंजर मरुस्थली भी पड़ी रहती है तो बंजर हो जाती है। किसी भी मिट्टी को छोड़ देंगे तो वो बंजर हो जाएगी। मतलब ज्यादा पानी भरा रहता है जल रेखा में, उसमें पानी भर जाता है। जैसे जरूरत है कम और उसके ऊपर पानी भर गया, चल पानी बढ़े ऊपर जाता है तो उसका जो है निर्माण होता है। बंजर भूमि को सिर्फ ऊसर भूमि को नहीं पीठ में जोड़ेंगे, तालाब की मिट्टी को हम पीठ में जोड़ेंगे। अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले पूरा क्लियर हो जाए तभी मिट्टियाँ फिर क्लियर कर लेना। ये इसमें नहीं जोड़ेंगे, उसे अलग करेंगे सर। हाँ, बंजर भूमि को ऊसर भूमि नहीं कह सकते। ऊसर भी बंजर ही पड़ी। अगर जिसे हम परती छोड़ देंगे, अगर ऊसर में कुछ डेवलपमेंट करके उसे उपजाऊ बनाया गया है तो वो बंजर नहीं है। बंजर का अर्थ है जो पड़ी बैरन एरिया, जो खाली पड़ी रहे। बंजर तो बन जाता है, किसी भी एरिया को छोड़ देंगे, कुछ बोएंगे नहीं तो वो बंजर कहलाएगा। अब परती भूमि जिसे कहते हैं, परती बंजर भूमि, वो मरुस्थल कहलाएगा, वो डिजर्ट सॉइल में आएगा। डिफरेंस तो यही है। डिजर्ट सॉइल और डिजर्ट भी 2 टाइप्स होते हैं। डिजर्ट, एक तो कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं,
मरुस्थल का अर्थ वो होता है ऐसी भूमि जिसके ऊपर, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, जिसके ऊपर कोई पौधा ओरिजिनेट ना सही से अपना ओरिजिन ना ले सके, या तो वो गर्मी के कारण सूख रहा हो या वो शीत के कारण सूख रहा हो। जैसे पहाड़ों की जो चोटियां हैं बहुत ऊंची, वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, वो भी डिजर्ट हैं, वो कोल्ड डिजर्ट है। साइबेरिया कोल्ड डिजर्ट है, और थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल हॉट डिजर्ट्स। महाद्वीपों के जितने भी पश्चिमी भाग हैं उन पर सब पर हॉट डिजर्ट्स देखने को मिलेंगे, केवल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड डिजर्ट। फिर उधर न ले जाएं हम, व्याख्या उधर पहुँच जाएगी, क्योंकि वो कोल्ड डिजर्ट के कारण, करेंट्स के कारण होता है। तो इसमें देखा कि ये दलदली भूमि होती है और सिंचित प्रकार की मिट्टियाँ, इनमें कई नामों से पुकार लिया जाता है। अगर जब इनमें दोषपूर्ण प्रवाह होता है तब भी इनका निर्माण हो जाता है। अब इसमें ये चीज क्लियर कर लेंगे, जिस मिट्टी का पीएच 7 से 7-8 होता है, ये पहले ही नोट कर लिया होगा। हाँ, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 तक होता है वो लवणीय मिट्टी कहलाती है। मतलब वो 7 से 8.5 वो पीएच होता है, वो सेलाइन सॉइल कहलाती है। सेलाइन मतलब लवणीय मृदा कहलाती है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से एबव होता है, मतलब अधिक होता है, वो एल्कलाइन सॉइल कहलाती है। एल्कलाइन मतलब क्षारीय मृदा कहलाती है। अब तक ये पढ़ते हैं लवणीय क्षारीय, एक ही समझते हो कि लवणीय और क्षारीय में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, वो एक साथ पढ़ी जाती है, थोड़ा ही तो अंतर होता है उनमें। क्षेत्र तो करोगे तो फिर बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। अंतर कोई नमकीन चीज है, उसमें कुछ में ज्यादा मात्रा बढ़ गई तो कोई उसका डिवाइडर थोड़ी है, तो उसी से मिश्रित है भाग। फिर तो पूरा उस पर आवश्यक नहीं है, जितना जरूरत है उतना करेंगे। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, और मैग्नीशियम लवणों की मात्रा अधिक होने से, इसे अंडरलाइन कर लेना, से ये मिट्टियां प्रायः अनुपजाऊ हो जाती हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, इन मिट्टियों में जब सेलाइनपन अधिक होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है, तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो अपना पोषण नहीं ले पाती हैं और वहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन उसके साथ अन्य भी चीजें हैं, इसलिए वो लगता है। होने से ये मिट्टियां प्रायः अनुपजाऊ हो जाती हैं। अनुपजाऊ होते हैं मतलब अनप्रोडक्टिवेबल हो जाती हैं, इनमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में देखेंगे अब हम इस मिट्टी को देखेंगे, जैसे सेल्कलाइन और सेलाइन एंड एल्कलाइन है। ये मिट्टी जैसे अभी कह रहे थे कि उन क्षेत्रों को अलग क्यों नहीं किया गया है, इनमें नमक पहुंचता कहाँ से है? ये 3 तरीके से पहुंचता है। उन तीनों तरीकों को लिखेंगे, समझ में आएगा कि हम किन चीजों को अलग करेंगे, किन चीजों को साथ में जोड़ेंगे। एक परत बनती है मिट्टी में से जब नदियां गुजरती हैं तो वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से होकर गुजरती हैं। तो मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी सबसे अच्छा निच्छालन करती है। जब ये मैदान में उतरती हैं तो मिट्टियाँ उस सेलाइन एज को अपने में छान लेती हैं और साफ पानी को आगे जाने देती हैं। जिससे देखेंगे कि
मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों के किनारे रेत दिखाई देता है। ऐसा अगर वो सूख जाए तो पानी ना हो तो वो डिजर्ट जैसा दिखाई देगा, लेकिन वो डिजर्ट नहीं होता है। उसमें परतों की परतें सैलिनिटी पाई जाती है, और उस सैलिनिटी की जहाँ पर मात्रा अधिक पाई जाती है वही भाग एल्कलाइन हो जाता है, वही क्षारीय भाग कहलाता है। अब इस कई छोटे छोटे क्षेत्रों में एक छोटा भाग सैलाइन है, इसके ऊपर ही और एक परत जम गई, एल्कलाइन हो गया। तो कैसे एरिया डिफाइन करेंगे? इसलिए इन दोनों को एक साथ में पढ़ा जाता है। इन तीनों में नमक 3 तरीके से आता है, वो नोट करेंगे, फौरन ही समझ में आएगा कि ये किन तरीकों से इनमें नमक तैयार हुआ। नमक लाया कौन? किसी व्यक्ति ने तो वहां नहीं गिराया। देखिए, पहले हमारा अर्थ सरफेस पूरा है, उस अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स रॉक्स पाई जाती हैं। उनमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ उनमें लवण भी पाया जाता है। जैसे सेंधा नमक कहते हैं, ये भी एक खनिज है। खनिज और खनन में हमने अंतर बताया था, समझ रहे होंगे। जब मिनरल्स पढ़ाएंगे आगे तब भी फिर बताएंगे। खनिज वो होता है जो डिगिंग करके निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाए, और खनन और खनिज, खनन किया गया तो खनिज बन गया। और एक उत्खनन होता है जो ऊपर किसी चीज की लेयर को निकाल लिया जाए। जैसे नदी है, उसके किनारे रेत पड़ा है, उसे ऊपर भर लिया गया तो वो उत्खनन कहलाएगा, और वो पदार्थ खनिज नहीं कहलाएगा। हाँ, उत्खनन। तो एक वर्ड तो लिखे सामने आपको दिखाई देंगे हर जगह, लेकिन उन वर्डों की व्याख्या जब करेंगे तब ही पूरी तरीके से नॉलेज का गेन करेंगे। तो हम सैलाइन एंड एल्कलाइन में, इनमें जो है जो साल्ट आता है वो कहाँ से आता है, वो किन विधियों से आता है, वो देख लेंगे थोड़ा। वो आया कहाँ से ये भी तो जानोगे। इन मिट्टियों में नमक की मात्रा 3 प्रकार से पहुंचती है। तो साइंटिफिक रिएक्शन कर देंगे एक ही जगह पर, लेकिन पहुंचती कैसे है जो हम बता रहे थे वही नोट भी करना है। नदियां अपने जल में मिट्टियों में नमक की मात्रा 3 प्रकार से पहुंचती है। पहली बात है, नदियां अपने जल में जो खनिज बहाकर लाती हैं, वह मैदान में मिट्टियों के नीचे बिछा देती हैं, लेयर बना देती हैं। मैदान में आती हैं तो लेयर बना देती हैं, बिछा देती हैं, परत के रूप में बिछा देती हैं। नमक के कणों का जमाव शुष्क जलवायु और दोषपूर्ण अपवाहन वाले क्षेत्रों पर लगातार होता रहता है। दोषपूर्ण अपवाहन वाले क्षेत्रों पर लगातार होता रहता है। आर्द्र शुष्क में यहाँ ध्यान देंगे, ये पूरा भाग ऊपर है, लेकिन आर्द्र शुष्क भाग पाया जाता है कि यहाँ पर बोल्डर्स और अन्य चीजें पाई जाती हैं। ये भी भाग आर्द्र शुष्क है। आर्द्र शुष्क यहाँ पर आपको लगेगा कि आर्द्र शुष्क कैसे हो गया। ये मैप फ्लैट दिख रहा है। यहाँ पर हमने जब हिल्स पढ़ाई थी तो हमने नीलगिरी, अन्नामलाई और
महेंद्रगिरी के ऊपर है। ये एरिया बताए थे, कहीं का कहीं नहीं जोड़ेंगे। तो इस भाग में इधर से आने वाली हवाओं से वर्षा नहीं हो पाती है। ये रेन शैडो एरिया है, क्योंकि ये प्लेन दिख रहा है, मैप प्लेन नहीं है, ऐसा भारत नहीं है, ये ऊपर है। और ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये मैप नहीं है, ये मैप नहीं है। क्यों नहीं मैप है? इस पे ना ही नॉर्थ बना हुआ है और ना ही स्केल है, नॉट ऑफ स्केल है, नॉट टू स्केल, ये स्केल पर नहीं है। इससे हम नाप कर ये नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है। जो हम हाथ से बनाते हैं डायरेक्ट, वो भी मैप नहीं होता है, एक साइड होता है जिसे हम डायग्राम कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इस वजह से यहाँ पर सेमी एरिड एरिया है, मतलब मरुस्थल नहीं है, शुष्क रहता है थोड़ा। और यहाँ पर उस शुष्क भाग में नदियों का पानी, नदियाँ तो यहाँ पर भी बहती हैं, नदियों का पानी भर जाता है, या उस एरिया शुष्क भाग पर लौटते हुए मानसून कुछ वर्षा कर देते हैं, या किसी नहर के द्वारा वर्षा की जाती हो, या सिंचाई तालाबों की, क्योंकि तमिलनाडु में तालाबों की अधिकता होती है, तालाबों से सिंचाई अधिक की जाती है। इस वजह से ये वेटलैंड पार्ट्स में भी देखने को चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ तक जहाँ क्लियर ना हो पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, मिट्टी को छोड़ के बहुत सब चलेगा। फिर क्या देखेंगे इसके आगे? ये शुष्क और अशुष्क में बाष्पीकरण से अर्धशुष्क प्रदेशों में अधिक बाष्पीकरण से नीचे की लवणता, जो सैलिनिटी नीचे की होती है, वो भाप के साथ ऊपरी सतह पर आकर भाप बनकर ऊपर आ जाती है। हाँ, जैसे पानी उसमें गया, नमक की चट्टान, ध्यान देंगे सबसे ऊपर मान लीजिए क्ले सॉइल है, उसके नीचे नमक की एक चट्टान है, पानी भर गया, पानी रेसकर नीचे गया, तो पानी जो है उसे नमक घुल गया पानी में, ठीक है, एवापरेशन हुआ, फिर धूप निकली, एवापरेशन हुआ, तो जो भाप बनकर पानी आ रहा है वो उस जो खनिज नमक है उसे भी ऊपर ले आता है, सतह पर ले आता है, जिससे वहाँ की मिट्टी नमकीन हो जाती है। इस तरीके से ध्यान देंगे। इस मिट्टी को सर उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? इस मिट्टी में ह्यूमस मिलाया जाए, अन्य कई जैविक खाते हैं, वो तो अलग की चीजें हैं। पहले मिट्टी को पढ़ने, फिर उसके अगर उपयोग पूछे जाएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या है। बहुत सी चीजें इसमें मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। भाप के साथ ऊपरी सतह पर आ जाती है। इससे नमकीन अनुपजाऊ, इससे नमकीन अनुपजाऊ एवं कठोरता प्रदान करती है। इस मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है और कठोरता प्रदान कर देती है, कर्री हो जाती है, थोड़ी ठोस हो जाती है। जैसे ऊपर क्ले सॉइल है, दोमट सॉइल है, नीचे उसके सैलिनिटी की है, तो पानी जो इसका नीचे गया तो वो सैलिनिटी को ऊपर ले आया, जिससे वो मिट्टी थी हल्की कठोर भी हो गई और नमकीन हो गई, जिससे उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगर फिर उसमें कुछ ऐड किया जाएगा तो फिर उसे लाया जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। अब देखेंगे दूसरी बात क्या है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, हमने एरिया बताए थे कच्छ के रन, ये वाला एरिया यहाँ ध्यान देंगे, कच्छ के रन से गुजरती है। राजस्थान नहीं, गुजरात में, कच्छ का रन गुजरात में, राजस्थान नहीं। मैप को ध्यान देंगे तब रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ से कच्छ का रन है, यहाँ से प्रवेश करती है।
मानसून अपने कच्छ के रन से होकर आती हैं तो वे अपने साथ यहाँ पर नमकीन भाग है, कुछ भाग इधर से चली जाती है हवा। नमकीन कण, नमक के कण उड़ाकर ले जाती हैं। नमक के कण उड़ा के ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि इस मिट्टी में नमकीन भाग मिला हुआ है डिजर्ट सॉइल में, इसके कण उड़ा ले जाती है। ये कण धरातल पर एक जगह पे समझते हो हवा या कोई इंसान वो नहीं है, मेन पावर नहीं है जो एक जगह पर मैदान बना दे, तो जहां तहां गिरा देती है। ऐसे लिखेंगे, जहां तहां जमते रहते हैं, उड़ाकर ले जाती है। एक कण धरातल पर जहां तहां जमते रहते हैं। और वर्षा ऋतु में जमते रहते मतलब गिर गए तो चिपक गए वहीं, जम गए। और वर्षा ऋतु में जल में घुलकर निम्न क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाते हैं। पानी है ऊपर से नीचे क्षेत्रों को ढलान से चला जाता है उन्हें लेकर। और वर्षा ऋतु में जल के साथ घुलकर निम्न क्षेत्रों में एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। पाए नहीं वहां होते कहीं है, पहुंच कहीं जाते हैं, मतलब है निम्न मतलब निचले क्षेत्रों। निम्न समझना है तो लिख लें, निचले ढालू क्षेत्र में, निम्न क्षेत्र गहरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। तीसरी बात होती है समुद्र तटीय क्षेत्रों में। अब ये समुद्र तटीय भाग देख लेंगे। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय, ज्वार ज्वार भाटा के समय समुद्र का नमकीन पानी ये वाला जो पूरा ये वाला एरिया है किनारे से यहाँ से लेकर ये पूरा कोस्टल एरिया, इसे तो जल से नमक से आवृत कर देता है, ढक लेता है। जो समुद्र की लहरें आती हैं वो इस क्षेत्र को ढकती हैं, फिर जाती हैं, फिर ढकती हैं, फिर जाती हैं। एक ऐसे लिखेंगे, आवृत हो जाता है। नमकीन पानी आवृत हो जाता है। हाँ, आवृत करता है या ढक लेता है, ऐसे समझ लें। आवृत ना समझे तो ढक लेता है। इसके नमकीन मिट्टी की अधिकता बढ़ जाती है, इससे नमकीन मिट्टी की अधिकता बढ़ जाती है। नमकीन मिट्टी की अधिकता बढ़ जाती है। फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको यहाँ इसमें 16 दिख नहीं रहा है। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश से भी होकर जाती है, तो इस नदी के बाएं किनारे पर जितनी भी मिट्टी पाई जाएगी वो नमकीन मिट्टी पाई जाती है। दाहिने किनारे पर नहीं, ये नहीं कहेंगे नदियों के किनारे पाई जाती है, ऐसा भी नहीं कहेंगे हर नदी के किनारे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है, उसके जो बाएं किनारे की नदियां हैं वो बहाकर मिट्टी जो लाती हैं उसमें नमकीनपन होता है। इधर से नमकीन ऐसा वहाँ का साल्ट जो है, जो रॉक्स हैं वो साल्टी नहीं होगी, इसलिए ऐसा नहीं होता है। जो दूसरी उसकी नदियाँ लाती हैं पानी, वो नमकीन पानी इसमें स्टोर करती रहती हैं। दाहिने से आती हैं वो उनके नीचे ऐसी कोई चट्टान नहीं पड़ती है जो नमक की हो। जरूरी थोड़ी जो राजस्थान से आ रही है वो नमक की लेके आए, उसका नमक कहीं बीच में हो सकता कम हो गया हो। उत्तर प्रदेश में लिख लो, उसमें दाएं किनारे पर क्यों नहीं पाई जाती? दाहिने किनारे की जो नदियां हैं, यमुना आ रही, उसमें सैलिनिटी है नहीं, तो मिलाएगी कहाँ से? सोन, केन, बेतवा
वो उसमें मिल जाती है, जो विसैलिनिटी होती है रास्ते में खो देती है, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती है, क्योंकि वो पहले यमुना में मिलेगी, फिर यमुना गंगा में मिलेगी जाके, जब इसलिए नहीं हो पाता। ऊपर से आने वाली डायरेक्ट आती हैं। ये जरूरी नहीं है कि कहाँ पर कि नमक की चट्टान पाई जा सके, उसकी कोई ये इस पर नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशन है, वहाँ पर अन्य जगह पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर मध्य पश्चिमी भागों में लगभग उत्तर प्रदेश में विशेषकर मध्य पश्चिमी भागों में लगभग 67.3 लाख हेक्टेयर, वर्ग किलोमीटर में लिखना, लाख हेक्टेयर में है। 67.3 लाख हेक्टेयर भूमि इन नमकीन मिट्टी के कारण हुई, इस नमकीन मिट्टी के कारण कृषि के अयोग्य है, कृषि के अयोग्य है। जहां गंगा के बाएं किनारे पर ऐसे क्षेत्र का अधिक विस्तार पाया जाता है, जहां गंगा के बाएं किनारे पर ऐसे क्षेत्र का अधिक विस्तार पाया जाता है, मिट्टी के कारण कृषि के अयोग्य है। जहां गंगा के बाएं किनारे पर ऐसे क्षेत्रों का अधिक विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में लगभग 10.7%, 10.75 लाख हेक्टेयर लिखना, परसेंट नहीं, 10.75 लाख हेक्टेयर उत्तरी बिहार में 25 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 21 लाख एकड़, और हेक्टेयर में नहीं, एकड़, 21 लाख एकड़, ये रेशियो 21 लाख एकड़, जो हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर का होता है, और जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा वो इसे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, पहुंच जाएंगे 1 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा। और एकड़ जो होता है वो 100 डिसमिल का होता है, और उसमें 100 × 100 करके 10,000 डिसमिल बनते हैं। मतलब उसका 2.5 गुना भाग लगभग 1 हेक्टेयर होता है, लगभग, जैसे 1 इंच और सेंटीमीटर का जो भाग है 2.546 के लगभग में 1 हेक्टेयर पाया जाता है, लगभग में 2.48 एकड़, हाँ 5 एकड़ के लगभग होता है। इसमें देखेंगे दक्षिण पठार के ऊपरी भाग, अब उसी पर नहीं आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पठार के ऊपरी भागों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक
आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में इस मिट्टी में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम तथा नत्रजन का अभाव पाया जाता है। मतलब कैल्शियम तथा नत्रजन का अभाव पाया जाता है। पाया तो जाता है लेकिन हल्का पाया जाता है। रेत को नोट करा देते हैं। कैल्शियम और क्या नत्रजन फर्टिलाइजर, नत्रजन हाँ नत्रजन कहते हैं उसे। हिंदी बोलेंगे तो हिंदी बताते हैं नत्रजन, फर्टिलिटी, हाँ उर्वरा, फर्टिलाइजर कहते हैं नत्रजन को, फर्टिलाइजर। ब्रैकेट में उर्वरा लिखते हैं, उर्वरा शक्ति। उर्वरक लिख सकते हो, नत्रजन को उर्वरक लिख सकते हो, उर्वरा शक्ति नहीं लिख सकते हैं। का अभाव पाया जाता है या उर्वरक की कमी पाई जाती है, ये लिख लें उर्वरक की कमी। नत्रजन ना समझ में आ रहा तो उर्वरक की कमी पाई जाती है। लेकिन वर्ड ध्यान रखेंगे जब मेंस वगैरह में लिखते हैं तो हिंदी भी मजबूती से लिखना है। नत्रजन है तो नत्रजन वर्ड ऐसे छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं समझ पाएगा? नत्रजन नहीं समझ पाएंगे। नाइट्रोजन की मात्रा नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा नोट करेंगे 0.03 से 3 से 0.13%। 0.13% पोटास, 0.03 से 0.07% फास्फोरस, फास्फोरस पाया जाता है। 0.03 से 0.07% फास्फोरस पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, कुछ कहते हैं कि इसमें कैसे, अगर इस मृदा के ऊपर फव्वारे के द्वारा सिंचाई की जाए तो यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना, कपास की भी खेती की जा सकती है, यानी फव्वारे द्वारा सिंचाई की जाए। हाँ, ऊपर ऊपर फसलें रहेंगी और नीचे से वो कमी रहेगी। फव्वारे से सिंचाई, अगर पानी भरेंगे तो सैलिनिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन हो जाएगा तो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। जितना भी फर्टिलाइजर जैसे यूरिया बोया और वो नीचे से नमक भर के ऊपर आ गया, हाँ, तो नहीं, नाइट्रोजन का प्रयोग पोटाश, यूरिया और गंधक, चूना, ये सब चीजें मिट्टी में मिली हुई मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसके बाद एक ही बची हुई है, उसको देख लेंगे। पीटी एंड मर्सी सॉइल, लव देखेंगे। पीट और दलदली मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी, पीटी एंड मर्सी सॉइल। हाँ, नाम ही पीट है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, पीट एक प्रकार का कोयला भी होता है, तो ये मिट्टी में। इसके साथ मर्सी सॉइल, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, उनमें एबिलिटी, कोड वर्ड में याद रखेंगे, एबिलिटी। वो लोहा होता है, वो पिटवा ढलवा, मतलब पीट का जो चौड़ा किया गया वो पिटवा लोहा, और ढाला गया जो है वो ढलुआ लोहा, वो अलग चीज है। पीट कोयला होता है और मिट्टी, पीट मिट्टी के में मर्सी सॉइल जुड़ी हुई होती है, मतलब दलदली। यहाँ पर क्या अर्थ है? पीट दलदली मिट्टी,
पीट और दलदली मिट्टी दोनों एक साथ बनती है। वो लोअर क्वालिटी का कोयला होता है, जब खनिज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी हाँ, भारत के खनिज नहीं पढ़ेंगे, खनिज क्यों, कल अगला टॉपिक जो होगा नेचुरल वेजिटेशन होगा, पहले इसे पढ़ने सॉइल को, क्योंकि सॉइल जब तैयार होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, पेड़ उगते हैं, पेड़ से फॉरेस्ट बनता है। पहले इसे तो कंप्लीट कर ले फिर बताएंगे। पीटीएड मर्सी सॉइल लास्ट है, इसे कंप्लीट हो जाएगा। ये मिट्टी सामान्यतः वेटलैंड मतलब आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में तीव्र मात्रा में जैविक तत्व मिले हुए होते हैं। तीव्र मात्रा में जैविक तत्व मिले रहते हैं। आंशिक रूप से इसमें बायोमास के प्राकृतिक संचयन से ये मिट्टी बनती है। संचयन से ये मिट्टी बनती है। बायोमास मतलब वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनके फॉसिल एंड फ्यूल से मिलकर ये बनती हैं मिट्टियाँ। जैसे काफ़ी कोई मिट्टी कोई वनस्पतियाँ हैं, वो दलदली भाग में दब गई, दबने के बाद उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और मिट्टी का भी कलर उसके साथ चेंज होगा। वो स्पंजी भी होंगी, क्योंकि दलदल ऐसे पैर रखेंगे दबेगा और फिर उठेगा, स्पंजी भी होंगी। जीवाश्म जो भी जीव उसके अंदर होते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर जीव भी तो होते हैं, वो भी उसी में डेड हो जाते हैं, तो उनके अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अस्थिपंजर पाए जाते हैं। मतलब वनस्पतियों का सड़ा गला भाग पाया जाएगा और जीव जंतुओं का। मगर पानी भरा रहता, वेटलैंड है, उपजाऊ तो है, सूख जाए तो अभी बताएंगे। इस यहीं पर ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। ये मिट्टी लगभग छिटके हुए भागों में हर जगह पाई जाती है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। इस मिट्टी को पोटी सॉइल मतलब बर्तन बनाने वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को घर बनाने वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये हल्के नीले कलर से लेकर काले कलर तक की मिट्टी होती है। जो ऐसा कोई एरिया हो जहाँ काफी लंबे समय से पानी भरा रहता हो, चाहे वो तालाब ही हो, उसके निचले भाग से जो मिट्टी निकालेंगे उस मिट्टी का कलर और ऊपर की मिट्टी का कलर डिफरेंट होगा। उस मिट्टी, इसी मिट्टी से इतनी वो मुलायम होगी, उतने रेशे पतले होंगे, जिससे बर्तन बनाने में आराम रहती है। इसीलिए इस मिट्टी को हम बर्तन बनाने वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। लेकिन ये हाँ पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। ये लगभग 150 वर्ग किलोमीटर, पूरे इंडिया में देखेंगे तो 150 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। पूरे इंडिया में 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, कहीं पे बहुत अधिक नहीं है। 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका रंग गहरा नीला से लेकर काला होता है, कहीं कहीं पे भूरी भी हो जाती है। इसका रंग
गहरे नीले से काला होता है। जहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियों का होता है वहाँ बिल्कुल काली हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे जब गल जाते हैं तो उनका कलर काला पड़ता है, मिट्टी में दबकर काले हो जाते हैं। तथा वर्षा ऋतु में ये जल से प्लावित होती है, मतलब पानी इसके ऊपर भर जाता है। ये मिट्टी जल से प्लावित हो जाती है, मतलब भर जाती है, इसके ऊपर पानी भर जाता है। जल से प्लावित हो जाती है। देखेंगे यहीं पर रुककर इसे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये सबसे बड़ा पीट मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियों के दबे हुए भाग पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा पीट मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर पाए जाते कुछ क्षेत्र में, जैसे अब कहें कि वो हमारे यहाँ तालाब, उसका कोई इस रेशियो पर उस तालाब के फोटो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन कहेंगे बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। जो दलदल बनते हैं, हाँ हाँ, ज्यादातर मूर्तियों में देखा कि वो धंसते चले जाते हैं, लेकिन प्योर दलदल नहीं, कुछ दलदल ऐसे होते हैं, कुछ दलदल इस तरीके के होते हैं जिन पर वनस्पतियां नहीं होती हैं। ये केवल लाइकेंस मासेस होते हैं, उनमें इस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाएगी। वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां वनस्पतियों और जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ है गोदावरी डेल्टा है, महानदी का ये उड़ीसा, यहाँ देखेंगे उड़ीसा वाला क्षेत्र। यहाँ पर कावेरी का जो डेल्टा है उसके पास में देखेंगे तो ये देखने को मिलेंगे। केरल का पूरा आलेप्पी डिस्ट्रिक्ट इसी में आ जाएगा, जिसमें इस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। आलेप्पी अधिक आता है, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, पहले से ध्यान रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि पीट मिट्टी का नहीं बन सकता है, इससे भी आलेप्पी फेमस है। ये इंडस्ट्रियल रीजन भी है केरल का, और यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं। ये ड्राई फ्रूट्स के लिए भी फेमस है, इसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए ये एरिया याद रखेंगे, केरल का आलेप्पी एरिया इंडस्ट्रियल रीजन्स में भी आएगा, बहुउद्देशीय योजनाओं में भी आएगा, पीट सॉइल में भी आएगा। तो अब ये सब ध्यान देते हुए, जहाँ जहाँ ये येलो कलर दिख रहा है, ये सब पीट मिट्टी को दिखा रहा है, मर्सी सॉइल को दिखा रहा है। तो इस कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर हम पॉइंट येलो नहीं दिखा सकते हैं, उन क्षेत्रों को भी हम बताएंगे आपको, लेकिन ये मेन क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र याद रखेंगे। हाँ, इसी तरीके से इनका क्रम देखते रहेंगे। कुछ इन भागों में भी छिटके हुए पाए जाते हैं, लेकिन इस कोस्टल लाइन पर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं मैप पर, लेकिन हम उनको नोट करेंगे किस तरीके से पाए जाते हैं। सर ये वनस्पतियां 1-2 साल के अंतराल में, ये 1-2 साल में नहीं, कई सालों में ये नए अंतराल से दबती रहती है नहीं सर, या बहुत प्राचीन समय में दबी हुई रही है? आप समझने की कोशिश रखेंगे। कोई पेड़ खड़ा हुआ है, अगर वो एवरग्रीन नहीं है, तो डिसिडुअस फॉरेस्ट है, तो उसके पत्ते तो गिरेंगे, पत्ते के ऊपर मिट्टी की लेयर बनेगी, उसकी जो डालें हैं वो भी टूट जाएंगी, वो भी जमीन पर गिरेंगी। तो इसका ये नहीं रेशियो कि सब पेड़ एक साथ दब गए हैं, ऐसा नहीं होगा। नई मिट्टी का हाँ हाँ, मिट्टी में वो ओरिजिन मिलते रहते हैं, जिससे इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब इसकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी कितनी परसेंटेज होती है, ह्यूमिडिटी का क्या पार्ट्स होता है, और किस तरीके से ये डिपेंड होती है, वो चीज़ें नोट कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में ये जल से प्लावित रहती है। वर्षा के बाद इस मिट्टी में, जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो इस मिट्टी में चावल पैदा किया जाता है। सर भारत की खराब मिट्टी कौन सी है सर? पहले ये नोट करिए, ये
जब पूरा हो जाए बताएंगे, फिर जितने क्वेश्चन हो वो बात है। अभी तक एल्कनाइन और सैलाइन पढ़ चुके हैं। केवल यही मिट्टी जो है जो एसिड सॉइल है, तो इसे अंडरलाइन करें। ये मिट्टी अम्लीय है। इसमें कोई बदल वगैरह होती है? चावल बताया तो है। इसमें तो उसमें पीली वाली में पीली वाली ही तो पढ़ाए हैं। बीटेड मर्सी सॉइल, इसमें जब ये एरिया में पानी भरा है, पानी अगर सूख जाए तो यहाँ क्या उगा सकते हैं? चावल कर सकते हैं। और इस मिट्टी इसमें ये मिट्टी पूर्णतः अम्लीय होती है। अन्य हाँ, ये मिट्टी अम्लीय होती है। ये इसकी विशेषता है कि हम सभी मिट्टियां लगभग क्षारीय होती हैं और ये अम्लीय होती है। क्वेश्चन कैसे बनता है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी अम्लीय है, और 4 नाम दिए होंगे। तो इसका पहले तो मालूम होगा, रिपीट मालूम होना चाहिए कि यह मर्सी सॉइल क्या है। इसमें जैविक तत्व सर आपने कौन सी वाली मिट्टी बताई आपने? ये वाली मिट्टी वाली सर जी। यहाँ दसवीं वाली ना? यहाँ बैठ के थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसमें जैविक तत्व, और यहाँ ध्यान देंगे जैविक तत्व और कार्बनिक तत्व में डिफरेंस देखेंगे। जैविक में और भी चीजें होती हैं। कार्बनिक कौन से कार्बनिक पदार्थ भी जुड़कर, और जीव पदार्थ कितने जुड़े हुए हैं? हाँ, कार्बनिक में अन्य भी चीजें जुड़ जाती हैं थोड़ी। जैविक तत्व अलग अलग दोनों को लिखेंगे। जैविक तत्व 10 से 40%, 40%, और कार्बनिक पदार्थ 40 से 50%। हाँ, 40 से 50% तक पाए जाते हैं। दलदली मिट्टियों में वनस्पति तत्व अधिक पाए जाते हैं। पहले ही बता चुके हैं, पेड़ों के पत्ते गिरते रहते हैं और दबते रहते हैं। वनस्पति या वनस्पतियों के तत्व अधिक मिले हुए होते हैं। ये मिट्टियां मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान में पाई जाती हैं। उड़ीसा के तटीय भाग, सुंदरबन, गंगा का डेल्टा, हाँ महानदी का डेल्टा चाहे लिख लें, उड़ीसा में महानदी का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, गंगा का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु तट, ये वाले भाग देखेंगे यहाँ, ये लो दिख रहे हैं। तमिलनाडु तट, केरल तट, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र यहाँ दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पर अल्मोड़ा जिला है। अलेप्पी और अल्मोड़ा को ध्यान रखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अलेप्पी केरल, अल्मोड़ा उत्तराखंड का, इनमें पीट सॉइल पाई जाती है। हाँ, वो भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, भी पाई जाती है। वन क्षेत्रों में भी ये मिट्टियां पाई जाती हैं। वन क्षेत्रों में छिटके हुए भागों में पाई जाती है। ऐसे तो हर राज्य में पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी छिटकी हुई पाई जाती है। फिर पूरा तो इसी के लिए भर खास चीजें ही नोट करना है। वर्षा ऋतु में अधिकांश मिट्टियां, जब यहाँ से वर्षा की ऋतु होती है तो नदियां अधिक पानी लाती हैं, इस भाग को डुबा देती हैं। वर्षा ऋतु में ये मिट्टियां डूबी रहती हैं।
ये वाले जो हल्के हल्के भाग नहीं लिख रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि जैसे तालाबों में जो भी मिट्टी है वो भी काफ़ी समय तक पानी में दबी रहती है, तो देखेंगे उसका कलर हल्का सिलेटी जैसा हो जाता है। अगर उसमें लकड़ी अकड़ी पड़ती है तो उसका कलर काला हो जाता है। ऐसी मिट्टी हमें क्या काम देती है, एक तरीके से पढ़ेंगे कि ये इस मिट्टी से या तो घरों की खुदाई होती है सर। हाँ, या तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के कारण ही पीट मिट्टी को हम बर्तन बनाने वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बर्तन बनते हैं। ये मिट्टी जो होती है वर्षा ऋतु में जब पानी की अधिकता होती है तो जल प्लावित हो जाती है, डूब जाती है पानी से, और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो ये अपने आप में सूखने लगती है। जब ऊपर पानी की मात्रा कम हो जाती है, मतलब थोड़ा पानी रह जाता है, उसी समय धान की इसमें खेती की जा सकती है, क्योंकि फर्टिलिटी की कमी नहीं हो इसमें होती है। ये एसिड पाइप सॉइल है, क्योंकि अम्लीय मृदा है। अम्लीय मृदा होने पर उसकी फर्टिलिटी अधिक होती है, लेकिन गेहूं नहीं इसमें किया जा सकता है, क्योंकि पानी में गेहूं नहीं हो सकता है। और पानी जब अधिक समय तक भरा रहता है तो पानी रोकने की भी इसकी क्षमता अधिक होती है, और धान को और पान को पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, ये इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक उगाई जाती है। वही केरल तट पर अलेप्पी में देखेंगे तो धान और केले की विस्तृत खेती की जाती है, क्योंकि केला भी पानी के साथ ही जीवित रहता है। पानी यहाँ नहीं होता, बस सुंदरवन में भी तो हो सकता है केला वैसे। हाँ, हो सकते हैं, होता है, होता भी है, मगर अधिक मात्रा में यहाँ होता है। कहीं पर कोई चीज़ जैसे हम लोगों की एरिया है, इसमें भी कहीं पर गेहूं का फसल ज़्यादा उगाते हैं कहीं, लेकिन उग तो दोनों सकती हैं। तो यहाँ पर केरल में अधिक केला उगाते हैं। और ये दिख नहीं रहे हैं भाग, यहाँ पर भी थोड़ा भाग है, बिहार का मध्यवर्ती भाग है, ये वाला पूरा एरिया छोटा छोटा भाग है, यहाँ पर पाए जाती हैं हल्के मात्रा में। जैसे कोई तालाब है, उसे इस मैप पर कैसे हम दिखा सकेंगे, तो समझाने के लिए हम समझते हैं कि जो मिट्टी अधिक समय पानी में डूबी रहती है उसका कलर स्लेटी या भूरा हो जाता है। ये मिट्टी पानी इसमें ऊपर भरा रहता है और नीचे का भाग निक्षारण क्रिया के द्वारा कभी ऊपर वाष्पीकरण से मिट्टी नहीं हो पाती, पानी ऊपर ऊपर वाष्प करता रहता है। इसलिए इस मिट्टी में पूर्णतः एसिडिक होती है, मतलब अम्लीय होती है। अम्ल में पैदावार भी अच्छी होती है जब वो ऊपर आ जाए, और ये मिट्टी काफ़ी अधिक चिकनी भी होती है, रेसे बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ये बर्तनों को बनाने के लिए उपयुक्त होती है। ऐसा नहीं ध्यान देंगे कि ये बहुत लंबा है, बहुत सी चीज़ें होंगी जो काफ़ी जगह पर ढूंढने पर दिखेंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कहाँ पे, और भी जो भी चीज़ें रहें उन्हें कंटिन्यू बनाए रखेंगे कि किस तरीके से। थोड़ा और नोट कर लीजिए। वर्षा ऋतु में प्लावन की क्रिया के द्वारा, प्लावन की क्रिया के द्वारा मतलब डूबे रहने के कारण ये अम्लीय रहती है, तथा कुछ समय पर केला और धान पान की भी कृषि की जा सकती है कुछ समय पर। हाँ, कुछ समय के लिए, जब अधिक समय डूबी रहती है, जब कुछ समय खाली होगी तभी डूब नहीं जाएगा धान। धान पान केला तीन कृषि की जा सकती है। सर पान की अक्सर खेती कहाँ से आता है? ये बंद करो फिर बताएं, जितने क्वेश्चन हो तो